गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक है डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर। इससे पहले हम लोगों ने देखा था पावर फैक्टर के बारे में और इसके बाद पावर फैक्टर के क्या क्या कारण हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो लो पावर फैक्टर है उसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, यानी उसका सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा रियल पावर होता है, ठीक, रियल पावर कितना होता है, P इज इक्वल टू होता है वी आई कॉस फाई। ठीक, तो अगर हम यहाँ से I की वैल्यू निकालें तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P बाई वी कॉस फाई। ठीक, तो अगर हम लोग बात करते हैं देखिए अब ट्रांसमिशन सिस्टम है तो उसमें पावर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट पावर पर क्या हो जाएगा, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कॉस फाई। ठीक है, या I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस फाई यानी पावर फैक्टर के। तो ये हमारा एक रिजल्ट मिला। ठीक है, तो अब देखिए उससे क्या क्या जो है कि इफेक्ट पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केवीए रेटिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो के डब्ल्यू है, किलोवाट, हमारा क्या होता है, रियल पावर फैक्टर होता है, और केवीए क्या होता है, अपीयरेंट पावर फैक्टर। ठीक, तो किलोवाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवीए कॉस फाई। ठीक, तो केवीए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, किलोवाट अपॉन कॉस फाई। ठीक है, तो एट अ कांस्टेंट किलोवाट केवीए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर, यानी अगर हमारा पावर फैक्टर अगर कम होता है तो केवीए रेटिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर केवीए रेटिंग अगर बढ़ गया, ठीक है, तो केवीए रेटिंग बढ़ने के कारण से उसका जो है कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि जितने भी हमारे जितने भी हमारे केवीए पर निर्धारित जितने भी उपकरण होंगे, जैसे हमारा अल्टरनेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, स्विच गियर हो गया, या फिर केबल कंडक्टर हो गए, तो इन सब का मूल्य क्या हो जाएगा, केवीए रेटिंग बढ़ने के कारण से उसका मूल्य बढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चला कि केवीए की रेटिंग बढ़ने से क्या होंगे, उसका जो मूल्य होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहला तो डिसएडवांटेज यही चीज़ है कि केवीए की रेटिंग बढ़ने से उनका जो कॉस्ट होगा वो बढ़ जाएगा, यानी जो कांस्टेंट तो अर्थात कांस्टेंट किलोवाट पर पावर फैक्टर के घटने से केवीए का मान बढ़ता है, और केवीए पर निर्धारित जितने भी हमारे सब उपकरण होंगे उनका कॉस्ट क्या होगा, केवीए बढ़ने पर बढ़ेगा। अब हमारा जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब लो पावर फैक्टर होता है तो लो पावर फैक्टर पर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप अधिक होता है। ठीक है, जिसके कारण से जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन है वो अच्छा नहीं हो पाता है। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, क्यों, क्योंकि आई देखिए कॉस फाई इस ऐसा क्यों होता है, वोल्टेज ड्रॉप क्यों बढ़ेगा, तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने का कारण जो है वो ये है कि जैसे हमने अभी से पहले देखा था आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस फाई। ठीक है, तो जब आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस फाई हुआ तो उस केस में क्या होगा, पावर फैक्टर का मान घटेगा तो करंट का मान बढ़ेगा। और हम लोगों ने इससे पहले ये चीज़ देखा था कि जो हम पावर ट्रांसमिट करते हैं वो लो करंट पे करते हैं और हाई वोल्टेज पे करते हैं। तो करंट के बढ़ने के कारण से क्या हो जाएगा, जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो उसमें आई स्क्वायर आर लॉस या फिर आई जेड वोल्टेज ड्रॉप वो बढ़ेंगे, जिसकी वजह से पावर लॉसेस होगा, और पावर लॉस होने से वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, अच्छा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, दूसरा डिसएडवांटेज ये है। अगर हम बात करते हैं थर्ड की, तो थर्ड क्या है, आई स्क्वायर आर लॉसेस। तो आई स्क्वायर आर लॉसेस में क्या होता है, जैसा कि इसमें हमें पता है कि लो पावर फैक्टर पर हाई करंट प्रवाहित होने के कारण ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आई स्क्वायर आर लॉस अधिक हो जाता है, क्योंकि पावर फैक्टर के बढ़ने से क्या हो रहा है, करंट का मान बढ़ रहा है। सॉरी, पावर फैक्टर के घटने से क्या हो रहा है, करंट का मान बढ़ेगा, जिससे
उसका जो है कि इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण कंडक्टर के क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर लॉस अधिक होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफिशिएंसी से क्या होता है कि लो पावर फैक्टर पर जो हमारा जब पावर फैक्टर लो है तो उस केस में आई स्क्वायर आर लॉसेस अधिक होता है, जिसके कारण से जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी होगी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है हमारा वोल्टेज ड्रॉप। तो अगर हम बात करते हैं वोल्टेज ड्रॉप की तो उसमें क्या होता है कि लो पावर फैक्टर पर करंट फ्लो अधिक होने के कारण ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस फाई, और कॉस फाई हमारा कम है तो इस केस में आई बढ़ेगा, तो उस केस में आई जेड बढ़ेगा। ठीक है, तो आई जेड बढ़ने के कारण से क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। ठीक, तो उसी चीज़ को यहाँ लिखा है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्या, किलोवाट। देखिए कांस्टेंट केवीए पर पावर फैक्टर के घटने से किलोवाट का मान घटता है, जिससे कि इससे पहले हम लोगों ने देखा था क्या चीज़, कि जो हमारा किलोवाट है, किलोवाट इज इक्वल टू क्या होता है, केवीए कॉस फाई ये होता है। तो कांस्टेंट, ठीक है, तो उस केस में अगर हम बात करें केवीए, तो अगर हम बात करते हैं किसकी, केवीए की, तो देखिए किलो वाट इज इक्वल टू क्या था, केवीए कॉस फाई ये था। तो कांस्टेंट केवीए की अगर हम बात करेंगे तो किलोवाट किस पर डिपेंड करेगा, किलोवाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस फाई। तो अगर लो पावर फैक्टर है यानी कॉस फाई का मान कम है तो इस केस में किलोवाट का भी मान कम होगा। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ लिखा है कि कांस्टेंट किलोवाट पर पावर फैक्टर के घटने से किलोवाट का मान घटता है, इसलिए लो पावर फैक्टर पर जो विद्युत मशीन हो गई जैसे जनरेटर या मोटर हो गया उनका आउटपुट कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इफिशियंसी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा साइज ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं साइज ऑफ कंडक्टर की तो उस केस में क्या होगा कि कांस्टेंट वोल्टेज पर इलेक्ट्रिकल पावर के ट्रांसमिशन के लिए लो पावर फैक्टर पर हाई करंट फ्लो होने के कारण, ठीक है, जब कांस्टेंट वोल्टेज होगा तो इलेक्ट्रिकल पावर के ट्रांसमिशन के लिए जब पावर फैक्टर लो होगा तो उसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, और करंट के ज़्यादा फ्लो करने के कारण उसमें क्या होगा, हमें मोटे चालक कंडक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, उसमें मोटे कंडक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। मोटे का मतलब क्या हो गया कि जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, तो लो पावर फैक्टर पर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में क्या हो जाएगा, अगर पावर फैक्टर लो होगा तो करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, करंट की वैल्यू ज़्यादा होने से ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला कंडक्टर चाहिए। तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा ट्रांसमिशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होगा अगर उसमें से कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज़्यादा होता है तो उसका मूल्य और कंडक्टर के भार के कारण से जो उसका सपोर्ट होगा उसका मूल्य बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो उसकी इनिशियल कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू हाई पावर फैक्टर। ठीक है, तो लो पावर फैक्टर के कारण ये नुकसान है। ठीक है, अब हमारा क्या है, अब अगला जो मेथड है, मतलब अगली जो हेडिंग है, अगर लो पावर फैक्टर अगर हो जाता है तो उसके क्या क्या उपाय हैं। ठीक है, तो देखिए पहला उपाय है हमारा बाय स्टैटिक कैपेसिटर। ठीक, तो इसमें क्या है कि हमें जैसा पता है कि इंडक्टर में या फिर पावर सिस्टम में अधिकतर लोड इंडक्टिव होते हैं। ठीक, जिसके कारण सिस्टम का पावर फैक्टर लो होता है, तब पावर फैक्टर को सुधारने के लिए उसमें हम स्टैटिक कंडेंसर का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टैटिक कंडेंसर को हम लोग डिवाइस के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जो भी हमारा डिवाइस होगा उसके पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करेंगे जो लीडिंग पावर फैक्टर प्रोवाइड कराता है, जो कि इंडक्टिव लोड के लैगिंग करंट को लगभग न्यूट्रल कर देता है, जिससे पावर फैक्टर क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। दूसरा उपाय है हमारा सिंक्रोनस कंडेंसर मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक सिंक्रोनस मोटर नो लोड अथवा ओवरलोड एक्साइटेड की अवस्था में क्या करता है, ऑपरेट करता है। ठीक है,
तो यह एक कंडेंसर की भांति व्यवहार करेगा। मतलब कोई भी अगर हमारा सिंक्रोनस मोटर है, अगर वह नो लोड या फिर ओवरलोड एक्साइटेड की कंडीशन में अगर ऑपरेट होगा तो वो एक कंडेंसर की तरह काम करेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक, और भी इसके अलावा कई सारे उपाय हैं इसमें। और क्या कर सकते हैं कि जो हमारा उच्च गति का जो इंडक्शन मोटर है उसका भी हम लोग प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि जो भी हमारा निम्न गति वाला इंडक्शन मोटर की अपेक्षा उच्च गति यानी हाई स्पीड वाला जो इंडक्शन मोटर है उसका पावर फैक्टर हाई होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हाई स्पीड की मोटर होगी उस हाई स्पीड के मोटर में हम लोग जो मैग्नेटिक पोल होंगे तो उसमें मैग्नेटिक पोल की जो संख्या होती है वो कम होती है, इसलिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वह घटकर पावर फैक्टर के मान को क्या करेगी, बढ़ा देगी। और दूसरे कम मैग्नेटिक पोल वाली जो मोटर का साइज भी जो छोटा होता है, जो कम जगह घेरती है तथा जो कीमत में सस्ती होती है, इस प्रकार के मोटर पूर्ण रूप से क्या होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं। ठीक, तो ये सब जो है कि क्या है, एक उसके मेथड। इसके अलावा और भी है, जैसे कम वायु अंतराल वाली इंडक्शन मोटर का हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी जिसका एयर गैप क्या हो, जो ऐसा इंडक्शन मोटर जिसका एयर गैप कम हो उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लो पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं। तो इसलिए क्या चीज निकलता है कि इन सब का अगर हम कंक्लूजन देखें तो जो लो पावर फैक्टर की रोकथाम के लिए जो आवश्यक है कि जो भी हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्रियल फील्ड में जो भी इंडक्शन मोटर की डिजाइन जो है हाई स्पीड, लो एयर गैप और फुल लोड पर ऑपरेटिंग के लिए उसका जो हार्स पावर है, उसका जो क्षमता है वो सही होना चाहिए। इसके अलावा जो सिंक्रोनस मोटर की संख्या है वह भी क्या होनी चाहिए, एक निश्चित अनुपात में होनी चाहिए। तो ये एक उसकी मेथड है जो हमारा लो पावर फैक्टर है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो हमारा ये यूनिट यहीं ख़त्म होता है। अब हम लोग आगे जो देखेंगे वो थर्ड यूनिट रिवाइज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।